सभापति महोदय, आपने मुझे चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई एवं आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, आज जब पूरे विश्व में कोविड-19 की वजह से सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और यूँ लगने लगा कि विज्ञान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और इस विज्ञान के भरोसे इंसान को बचाया जा सकता है, लेकिन जब कोविड-19 आया तो देखने को मिला कि कितनी कोशिशें करने के बावजूद भी हम हमारे बहुत सारे ऐसे साथियों को नहीं बचा पाए जिनको अपनी पूरी उम्र जीनी थी, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है। ऐसी स्थिति में जब हम विचार करते हैं कि इंसान ने कितनी तरक्की की है, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने लगता है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति, जिसके बारे में भी आज तक भी ये कहा जाता है कि संपूर्ण स्वास्थ्य की गारंटी एलोपैथी चिकित्सा पद्धति नहीं देती है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि प्रचलन एलोपैथी का इतना विस्तार ले चुका है कि हम पीछे नहीं हट सकते। ऐसी स्थिति में हम सिर्फ उसमें सुधार करके और उस चिकित्सा पद्धति को लोगों के स्वास्थ्य के लिए बना सकते हैं। इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। मैं चूँकि बहुत ज़्यादा समय मुझे नहीं मिला है, इसलिए अपनी विधानसभा और अपने जेएलएन मेडिकल कॉलेज के बारे में ही निवेदन करना चाहूँगी। माननीय सभापति महोदय, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर संभाग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और उस मेडिकल कॉलेज से संबंध जो दो चिकित्सालय हैं, एक जनाना हॉस्पिटल और एक सैटेलाइट हॉस्पिटल। जब कोविड-19 आया उस समय पूरे जेएलएन हॉस्पिटल को डेडिकेटेडली कोविड के लिए रिजर्व कर दिया गया। ऐसी स्थिति में बाकी की बीमारियों के मरीज कहाँ जाएं उपचार कराने के लिए, तो उनको एकमात्र रास्ता था अजमेर। अब अजमेर सैटेलाइट हॉस्पिटल चूँकि इतना पूरे संभाग का भार नहीं सह सकता था, इसलिए उस हॉस्पिटल में अतिरिक्त डॉक्टर्स को लगाए गए। स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार, माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि आप डॉक्टर रहे हैं, इसलिए स्टाफिंग पैटर्न में एक 100 बेडेड चिकित्सालय हॉस्पिटल में कम से कम 23 डॉक्टर्स को होना आवश्यक है, लेकिन अजमेर सैटेलाइट हॉस्पिटल में 23 डॉक्टर्स की बजाय माननीय मंत्री महोदय मात्र 9 पद स्वीकृत हैं। और अब ये 100 बेडेड जो चिकित्सालय है वो 100 बेडेड चिकित्सालय 160 बेडेड चिकित्सालय होने जा रहा है, क्योंकि आपके आदेशों से 60 बेड और 20 अतिरिक्त बेड बढ़ाए जाने के ऑर्डर निकाले जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब ये हॉस्पिटल 160 बेडेड हो जाएगा तो 9 डॉक्टर्स के पद से हम कितनी सेवाएं दे पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या उस हॉस्पिटल के लिए खड़ी होने वाली है। क्योंकि आपने फिलहाल ही एक ऑर्डर निकाला है कि जो डॉक्टर्स कहीं और से वेतन उठा रहे हैं उनको सबको रिलीव होकर के अपने अपने मूल पदस्थापन पर जाना है, पर स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार हम उस सैटेलाइट हॉस्पिटल्स के पद क्यों नहीं बढ़ाना चाहते, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि अजमेर सैटेलाइट हॉस्पिटल जो जिला चिकित्सालय है और मेडिकल कॉलेज का पार्ट है, उससे संबद्ध है, उस जिला चिकित्सालय में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार आप चूँकि 160 बेडेड होने जा रहा है, इसलिए उसके अनुसार कम से कम 36 पद आपको सृजित करने चाहिए और उन पर पोस्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि हमेशा से ही मैं लगभग 15-20 सालों से देख रही हूँ, जब जब डॉक्टर्स को अपने मूल पदस्थापन पर भेजने की बारी आती है तब तक सैटेलाइट हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि अब यह हॉस्पिटल को चलाए कैसे। तो क्या इसके ताले लगा देना चाहिए या इमरजेंसी सेवाएं चालू करने के लिए, क्योंकि प्रतिदिन उस हॉस्पिटल का आउटडोर, माननीय सभापति महोदय, लगभग 2000 आउटडोर है उस जिला चिकित्सालय का, और ऐसी स्थिति में 2000 जिला चिकित्सालय वाले आउटडोर को हम बंद कर दें तो मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं होगी। एक दूसरी जो बहुत बड़ी समस्या की और मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान, आप समस्या तो अब वो खत्म करेंगे, आप समस्या तो आपके अधिकारियों ने पैदा की थी। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब कोविड-19 आया तो सरकारों ने और जनप्रतिनिधियों ने और आम जन ने सबने इसके उपायों की ओर ध्यान देने की कोशिश करी कि किस तरह से इससे बचा जा सके, अवेयरनेस के नाते से, या ऑक्सीजन की कमी ना रहे। इसलिए आम लोग भी सामने आए और उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपनी तरफ से उपलब्ध कराए माननीय मंत्री महोदय।
और हमें भी, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं और लोगों की जान बचाना हमारा पहला दायित्व था, इसलिए अपने विधायक कोष से जितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद सकते हैं उतने खरीदने के लिए हमने हाथों हाथ स्वीकृतियां जारी करी। जितना जिला कलेक्टर महोदय ने हमें कहा कि आपको 50 लाख देने तो 50 लाख दिए, उन्होंने कहा 1 करोड़ देने तो 1 करोड़ दिए, उन्होंने कहा 25 लाख देने तो 25 लाख दिए। माननीय सभापति महोदय, मैंने विधायक कोष से 25 लाख रुपए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए दिए और ये उसमें लिखा कि 10 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इसमें खरीदा जाए। पर माननीय मंत्री महोदय, कितना मजाक हुआ है, मतलब उस दरमियान जो खरीद हुई है वो कितनी घटिया किस्म की हुई है। बार बार हमारे जो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको मैंने लगातार, मेरी फ़ोन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि मैंने उनको हर दिन ये फ़ोन किया है कि आप 10 लीटर के खरीदेंगे और आप मार्का वाले, कोई ISI मार्का वाले खरीदेंगे। उसके बावजूद माननीय सभापति महोदय मेरे 26 कंसंट्रेटर खरीदे गए और वो 26 कंसंट्रेटर, चूंकि आज मैं लाई नहीं, मैं चाहती थी कि उस कंसंट्रेटर को विधानसभा के पटल पे रखूं, एक कंसंट्रेटर आज भी मैंने रखा हुआ है। वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मात्र खिलौना था माननीय सभापति महोदय, वो कॉमर्शियल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं था। और मैंने जब उसको चेक किया तो उसमें मैंने बहुत सारी कमियां निकाल के जिला कलेक्टर को चिट्ठी लिखी कि आप इस बिंदु पर जांच कराइए। और जब उसकी जांच हुई माननीय सभापति महोदय, तो उसकी जांच में जो मेडिकल कॉलेज की टीम ने जांच करी, उस जांच रिपोर्ट में ये आया कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उस मानदंड के नहीं है जो हॉस्पिटल में काम लेने चाहिए। और इसीलिए वो रिपोर्ट उन्होंने बनाई, लेकिन बार बार मेरे आग्रह पर माननीय मंत्री महोदय वो को आज तक नहीं दी। उसको डिस्पैच करके रखा रजिस्टर्ड में, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज की हॉस्पिटल के डिस्पैच रजिस्टर में वो रिपोर्ट है, लेकिन वो मुझे आज तक नहीं मिली। और बार बार फिर प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि उसकी जांच कराएंगे, लेकिन आज तक उसकी जांच कहाँ हुई पता नहीं। जांच होने के बाद में माननीय सभापति महोदय वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मेडिकल कॉलेज की जब रिपोर्ट आई CMHO कार्यालय, तो CMHO ने उस मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के जो 26 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे उनको रातों रात रिप्लेस कर दिया माननीय सभापति महोदय। जब ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घटिया क्वालिटी के थे तो आपने रिप्लेस क्यों किया? और रिपोर्ट यदि आई है तो रिपोर्ट आपने मुझे क्यों नहीं दी? और फिर उसके बाद में मेडिकल कॉलेज को सिर्फ जांच करने का राइट था कि आप जांच करके बताएंगे कि ये उस मापदंड के अनुसार सही है या गलत है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर है और CMHO कार्यालय में भी डॉक्टर है। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की बुराई नहीं कर सकता, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के लिए नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता। इसलिए वो सारे के सारे माननीय सभापति महोदय 26 के 26 कॉन्सेंट्रेटर रातों रात बदल दिए गए। और अब जब आप पूछा जाता है तो रिपोर्ट नहीं आती कि रिपोर्ट गलत है, अब ये बताया जाता कि हमने तो बदल दिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये तो मैंने आवाज उठाई थी, इसलिए मेरे विधायक कोष के 26 कंसंट्रेटर बदल गए। उसी टेंडर में माननीय सभापति महोदय बाकी के MLA के भी 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे और वो 100 के 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज रद्दी के कबाड़ में पड़े हुए हैं। तो 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिस सप्लायर से आपने खरीदे, कहाँ किसने कमीशन खाया, कितना कमीशन खाया? मेरा माननीय मंत्री महोदय आपसे निवेदन है, यदि इसी प्रकार से खरीद में ये घोटाला होता रहेगा तो फिर कोई MLA विश्वास नहीं करेगा, कोई जनता विश्वास नहीं करेगी कि MLA अपनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। और वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर माननीय सभापति महोदय, एक भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम में नहीं आया और फिर उसको वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बदल करके नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रख दिए गए। और वो भी चूंकि 26 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे, 13 कंसंट्रेटर सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए थे और 13 कंसंट्रेटर हमारे चंद्रवदाई CSC के लिए थे। सैटेलाइट हॉस्पिटल में तो 13 कंसंट्रेटर पहुंच गए, परंतु CSC चंद्रवदाई में आज तक वो 13 कंसंट्रेटर नहीं पहुंचे माननीय मंत्री महोदय। तो किसने पैसा खाया? उस अधिकारी को आपको सस्पेंड करना चाहिए, मेरा निवेदन है, ताकि आइंदा कोई भी अधिकारी, मतलब हम तो बचा रहे लोगों को, हम तो दर दर की ठोकरें खा करके लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं और उस समय आपके अधिकारी इस तरह से कमीशन खा करके लोगों को मारने का काम कर रहे थे। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आप ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जांच कराएं। जांच हो चुकी है तो उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें और जो दोषी अधिकारी है उसको दंड देने का काम करें माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, चूंकि मेरे यहाँ JLN मेडिकल कॉलेज है, अब घोषणाएं तो हर वर्ष होती हैं कि हम JLN हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाएंगे, हम ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे, हम नेफ्रोलॉजी का डॉक्टर अपॉइंट करेंगे। मुझसे पूर्व अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने आपको निवेदन किया है,
हमारे यहाँ अजमेर मेडिकल कॉलेज में जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें सीटीवीटी विभाग है, लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है माननीय सभापति महोदय, बाईपास सर्जरी आज अजमेर जेएलएन मेडिकल कॉलेज में हो नहीं रही है। अजमेर संभाग के जितने पेशेंट हैं उन सब पेशेंट को, चाहे वो नागौर का हो, चाहे टोंक का हो, चाहे भीलवाड़ा को, या तो उनको अहमदाबाद जाना पड़ता है या उनको जयपुर आना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम इतनी, जहां हार्ट की अब तो सब जगह एक एक जिला मुख्यालय पर यह सुविधा हो गई है, तो वो तो संभाग मुख्यालय है और जेएलएन सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है। यदि उस मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा नहीं रहेगी तो लोग जाएंगे कहाँ? इसलिए मेरा निवेदन है कि इस डिपार्टमेंट को शुरू करना चाहिए और वहाँ पर एक विशेषज्ञ डॉक्टर को अपॉइंट किया जाना चाहिए। इसी के अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगी कि अजमेर में जो आपने चिरंजीवी योजना में जांचें तो बढ़ाई हैं कि जांचें आप बढ़ा लीजिए, लेकिन उन जांचों में आप देखिए ये जो कैंसर की जांच है ना माननीय सभापति महोदय, वो कैंसर की जांच, कैंसर का ऑपरेशन करने से पहले एक जांच होती है, वो जांच इस चिरंजीवी योजना में नहीं है। और योजना में नहीं होने के कारण से डॉक्टर्स को वो 6-6 हज़ार रुपये की जांच जो आम गरीब बीमार व्यक्ति है उसको बाहर से करानी होती है। तो 6 हज़ार की जांच पहले वो बाहर से करा के आए और उसके बाद में फिर वो ऑपरेशन करने के लिए जेएलएन हॉस्पिटल आता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप वो जांच भी फ्री कराएं ताकि कैंसर के रोगियों को, जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी मैं बात कर रही हूँ, उस ब्रेस्ट कैंसर के रोगियों को लाभ मिल सके। एक और है ना माननीय सभापति महोदय, चूँकि चंद्रवदाई में और मेरे जेपी नगर में शहरी स्वास्थ्य केंद्र है और चंद्रवदाई में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये एनआरएचएम के तहत खुले हैं, लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की पोस्ट है। तो थोड़े दिन मन करता है तो डॉक्टर रहते हैं और थोड़े दिन फिर बाद में वहाँ से हट जाते हैं। तो पद लगातार जितने दिन डॉक्टर रहता है उससे डबल टाइम में डॉक्टर की पोस्टिंग वहाँ नहीं होती है। ऐसी स्थिति में वहाँ डॉक्टर नहीं होने की वजह से वो इतनी सुंदर शानदार बिल्डिंग किसी काम की नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि कॉन्ट्रैक्ट की पोस्टों को ख़त्म करके वहाँ नियमित पद सृजित किए जाने चाहिए ताकि डॉक्टर हमेशा अवेलेबल रह सके। एक माननीय सभापति, चूँकि मैं अजमेर से आती हूँ और अजमेर में आयुर्वेद विभाग का निदेशालय है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आयुष नर्सिस का जो पे ग्रेड है वो मेडिकल के नर्सिस के पे ग्रेड से बहुत ज़्यादा अंतर है। 3600 का है और 4200 का है। तो वो पिछले 80 दिन से इस बात का धरना लगाए बैठे हैं कि हमारा पे ग्रेड समान किया जाए और जो उनका ग्रामीण कैडर है उस ग्रामीण कैडर को ख़त्म किया जाए और उनकी नियमित भर्ती की जाए। तो माननीय सभापति महोदय, ये निवेदन मैं करते हुए अपनी बात को पूरा करती हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।